हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, परिसंचरण तंत्र। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पाचन तंत्र। ठीक है, और इसमें अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बेसिकली सब चीज़ें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जहाँ से आएंगे वो अपन डिटेल करते चलेंगे। और रही बात, आपने यदि पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको जनरल साइंस के सभी वीडियो मिल जाएंगे और क्रम से आप उसको रेगुलर देखते रहिए, जिससे ये टॉपिक आपके अच्छी तरीके से समझ में आए। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र होता क्या है, क्या हमारे जीवन में या हमें क्यों आवश्यक होता है। देखो, सजीवों का ये प्रमुख लक्षण होता है कि जैविक क्रियाओं की करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? भोजन लेते हैं। भोजन में हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को अपन ग्रहण करते हैं, लेकिन उनसे अपन डायरेक्ट क्या नहीं प्राप्त कर सकते, ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऊर्जा भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़कर उन्हें ऊर्जा प्राप्त करने योग्य अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया है या प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। पाचन क्या होता है, पहले तो अपन पोषण के बारे में थोड़ी सी बार चर्चा करते हैं कि पोषण क्या होता है। देखिए, अपन न्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूट्रिशन। पोषण होता है क्या, देखो अपन जो पोषक तत्व होते हैं, क्या जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बात आई समझ में? यानी कि अपन भोजन जो ग्रहण करते हैं, उस भोजन ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पहला इसका अर्थ क्या होता है, तो पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो पोषण कहलाती है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन होता है, पोषण क्यों करते हैं या इसकी आवश्यकता। भाई अपन जो काम करेंगे वो कुछ उद्देश्य के साथ करेंगे। तो दूसरा यहाँ पर होता है पोषण, अपन जो भोजन है वो अपन भोजन क्यों लेते हैं। तो हमारे शरीर को मैंने पहले बता दिया, भोजन का अर्थ हुआ कि जो हमारे शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं होती है उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा की पूर्ति कराने के लिए क्या करते हैं कि अपन भोजन लेते हैं, और भोजन में जो पोषक तत्व लेते हैं, उन पोषक तत्वों, ये जो पोषक तत्व है ये जटिल रूप में ग्रहण करते हैं। कौन से रूप में ग्रहण करते हैं? जटिल। अब इन जटिल पोषक तत्वों को सरल और ऊर्जा प्राप्त करने योग्य अणुओं में, यानी सरल अणुओं में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है, तोड़ने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। और जिस तंत्र के द्वारा ये कार्य किया जाता है उस तंत्र को बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र होता क्या है या तंत्र क्या होता है, अपन ने इसके बारे में पहले भी बता दिया है, आज और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तंत्र किसे कहते हैं? देखो, सजीवों की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है, और बहुत सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग। क्या बनाते हैं? अंग। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र। और बहुत सारे तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? एक सजीव का शरीर का निर्माण करते हैं। तो हमारे जो सजीव होते हैं उनके निर्माण व सजीवों की जो निर्माण प्रक्रिया वो इस प्रकार होती है। अब तंत्र क्या होता है? एक ही कार्य को करने के लिए बहुत सारे अंग मिलकर कार्य करते हैं। जैसे अपन पाचन तंत्र की बात करें, देखो मुख्य या मुख्य गुहिका, अब ये क्या करते हैं, जो अपन भोजन लेते हैं उस भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करते हैं। फिर आमाशय में क्या होता है, जो जटिल पोषक पदार्थ ले जैसे प्रोटीन वगैरह है, उनका क्या होता है? पाचन होता है। फिर यकृत होता है, इसमें कुछ रस डालता है या एंजाइम डालता है। क्या डालता है? एंजाइम या रस डालता है, जो इस भोजन को पचाने का काम करते हैं। फिर इस पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वो होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। जो हमारे शरीर के लिए जो
आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण करने के लिए छोटी आंत में ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जो क्या करती है, उनको अवशोषित कर लेती है। फिर बड़ी आंत में जो वेस्टेज बचता है उसको बाहर निकालने के लिए मार्ग होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तो इस प्रकार ये पूरे अंग मिलकर एक ही कार्य कर रहे हैं। वो कार्य क्या कर रहे हैं? पाचन का कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? पाचन। तो बहुत सारे अंग मिलकर जब एक कार्य संपन्न करते हैं तो उसको तंत्र बोलते हैं। और जिसमें पाचन की क्रिया होती है, पाचन होता है क्या कि जटिल जो अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़कर और या उन्हें ऊर्जा प्राप्त करने योग्य अणु में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है वो पाचन कहलाता है। आपसे पूछा जाए पोषण क्या होता है, तो पोषण क्या होता है कि पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे शरीर की वृद्धि, मरम्मत आदि क्रियाओं में सहायक होते हैं। जैविक क्रियाओं का क्या करते हो? नियमन करते हो। ऐसे रासायनिक अवयव क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ये था पाचन तंत्र के बारे में। अब देखिए अपन क्या क्या भोजन के रूप में लेते हैं और उनका किस प्रकार पाचन होता है। देखिए आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि हमारे जो पोषक तत्व है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व वो कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फिर मैं लिखूं यहाँ पर विटामिन्स, खनिज, लवण और जल। इनकी बात करते हैं अपन ये क्या करते हैं कि जब भोजन लेते हैं तो भोजन में ये सब चीज़ें अपन क्या ले लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। ये ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये जटिल अणु होते हैं। क्या होते हैं? जटिल अणु होते हैं। कैसे अणु होते हैं? ये जटिल अणु होते हैं। और इनको पाचन की क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा? पाचन की क्रिया के द्वारा सरल व अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ने का काम किया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ये अपनी सबसे छोटी इकाई क्या है? मोनोसेकेराइड में टूट जाएगा। मोनोसेकेराइड में टूट जाएगा, ये इकाइयाँ होती है। प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में टूट जाएगा। और वसा है ये वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। ऐसा बात आई समझ में कि ये अपनी इकाइयों में टूट जाते हैं। अब देखो इनसे अपन डायरेक्ट क्या नहीं प्राप्त कर सकते? ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। इनको पचाने का जो काम है वो एक तरल पदार्थ होता है हमारे शरीर में स्थापित होता है एंजाइम। ये एंजाइम की उपस्थिति में सरल अणुओं में टूट जाते हैं और इनसे ये छोटी इकाइयां होती है, इन इकाइयों से अपन क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को संचित किया जाता है किस रूप में? एटीपी के रूप में। कि एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है और इसी एटीपी से हम क्या लेते हैं? ऊर्जा लेते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं जैविक मुद्रा। इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम जो पोषक तत्वों से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उस ऊर्जा को पहले किस रूप में कन्वर्ट किया जाता है? एटीपी में। और एटीपी से हमें क्या प्राप्त होती है? जो ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका अपन विभिन्न जैविक क्रियाओं में क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। पूछा जाता है एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो आप एटीपी का पूरा नाम पूछे आपको तो क्या बताना है आपको? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और इसको क्या कहते हैं? जैविक मुद्रा कहते हैं। और इनसे प्राप्त करते हैं और ये क्रिया जो ऊर्जा प्रोसेस प्राप्त करने की क्रिया उसको बोलते हैं श्वसन। और श्वसन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखो आपसे पूछा जाए कि
पोषक तत्व जिनका पाचन होता है तो अपन बताएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इन तीनों का क्या होता है, पाचन होता है। और ये सरल अणुओं में क्या हो जाती है, टूट जाते हैं। मोनोसेकेराइड में अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। और इनसे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। और ये ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाती है, एटीपी में। और एटीपी से हमें ऊर्जा प्राप्त होने के कारण इसको क्या कहते हैं, जैविक मुद्रा कहते हैं। और इसका पूरा नाम पूछे तो क्या बताना आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अपन ने ये कहा कि पाचन किसका होता है। अब देखो, विटामिन, खनिज पदार्थ और जल, इन तीनों का पाचन नहीं होता। इनका क्या नहीं होता, पाचन नहीं होता। क्योंकि पहली बात देखो, आपसे ही पूछा जाए कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, तो ये देखो ये ऊर्जा प्रदायक होते हैं। क्या होते हैं, ऊर्जा प्रदायक। हमें ऊर्जा प्राप्त होती है इन पोषक तत्वों से। इनसे हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ये हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं के नियमन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और ये सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। और इनका जो आकार ये सरल अणु के रूप में होते हैं। इनका सरल अणु के रूप में होते हैं। इनके पाचन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो पूछा जाता है कि कौन से पदार्थों का पाचन नहीं होता, तो कौन कौन से, विटामिन का नहीं होता है, खनिज लवण का नहीं होता और जल का नहीं होता है। फिर पूछा जाता है कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इनसे हमें ऊर्जा प्रदान होती है, इस ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसको ऊर्जा प्रदायक कहते हैं। और हमारे शरीर को देखो, हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, वो किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट से। किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो इसलिए अपन इसको कहते हैं जैविक ईंधन। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जैविक ईंधन। क्या कहते हैं, जैविक ईंधन। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है वो क्या, कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और वसा। लेकिन 1 ग्राम वसा से ऊर्जा हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। लेकिन अपन भोजन के रूप में सबसे ज़्यादा क्या नहीं लेते, वसा नहीं ले सकते। क्योंकि वसा हमारे शरीर में कोलेस्टेरोल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल के निर्माण करने के कारण ये हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र को इफेक्टिव करती है, जिससे विभिन्न प्रकार के क्या कहते हैं, अवरोध या व्यवधान या विकार उत्पन्न करती है। ब्लड संबंधी रोग उत्पन्न करती है, हार्ट अटैक वगैरह की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम ज़्यादा रूप में क्या नहीं लेते, वसा बहुत कम लेते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और हमारे शरीर को लगभग इसी से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए इसको बोलते हैं जैविक ईंधन। और वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है पर ग्राम के अकॉर्डिंग। लेकिन ज़्यादा लेने पर कोलेस्ट्रॉल जैसा हानिकारक पदार्थ बनता है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है। इसलिए अपन उसको ज़्यादा नहीं लेते हैं, या हार्ट अटैक वगैरह की या रक्त नलिकाओं को ब्लॉक करने में क्या होता है, सहायक होता है। इसलिए इसको कम यूज लिया जाता है। तो अपन ने पाचन तंत्र के बारे में चर्चा की कि पाचन तंत्र होता क्या है, पोषण क्या होता है, किस प्रकार हम पाचन की क्रिया करते हैं, कौन से पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और कौन से पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, कौन से पोषक तत्वों का पाचन होता है और कौन से तत्वों का पाचन नहीं होता है। इन सभी बातों के बारे में अपन ने यहाँ पर चर्चा की। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो पाचन तंत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देखे, पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, आहार नाल। दूसरा है इसमें पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां या इनको कह सकते हो सहायक पाचक ग्रंथियां।
तो यहाँ तक कि अपन बात करें आहार नाल के बारे में चर्चा करें तो आहार नाल एक पेशीय नलिका होती है। क्या होती है? एक पेशीय नलिका होती है और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितना होता है? 9 मीटर लंबी होती है और ये एक पेशीय नलिका होती है। और इसका जो फैलाव होता है वो मुख से लेकर गुद्दा तक फैली रहती है और इसको अलग अलग भागों से जाना जाता है। देखिए पहला जो इसका पार्ट है, पहला प्रारंभिक पार्ट है उसको मुख्य या मुख्य गुहिका और इसको बोलते हैं बक्कल केविटी या माउथ केविटी। फिर उसके बाद में यहाँ से अपन आगे चलते हैं तो मुख्य गुहिका के बाद में ग्रसनी पार्ट आता है। कौन सा भाग? ग्रसनी भाग। अब ग्रसनी भाग क्या होता है? ग्रसनी भाग को भी क्या होता है? अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला नासा ग्रसनी नेजोफेरिंग। फिर उसके बाद में मुख्य ग्रसनी क्या होता है? मुख्य ग्रसनी। फिर आता है कंठ ग्रसनी। ठीक है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। जो कंठ ग्रसनी होती है इस भाग में 2 छिद्र होते हैं। कितने? 2 छिद्र होते हैं। पहला जो छिद्र है उसको बोलते हैं निगल द्वार जिसका अर्थ होता है भोजन मार्ग। क्या होता है? भोजन मार्ग। दूसरा होता है घाटी द्वार जिसका कहते हैं श्वसन मार्ग। ठीक है, उसके बाद ग्रसनी के बाद में आता है ग्रास नाल या ग्रसिका। फिर उसके बाद में आता है आमाशय, स्टोमक बोलते हैं जिसको उदर बोल सकते हो, आमाशय या उदर। आमाशय के बाद में अपन बात करें तो छोटी आंत। छोटी आंत को अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रहणी जिसको डेड्यूनम बोलते हैं। फिर अग्र क्षुधांत्र जिसको बोलते हैं जेजुनम। और तीसरा होता है वो होता है क्षुधांत्र जिसको बोलते हैं इलियम। फिर बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत, यदि आप इसको एक साथ लिखना चाहो तो मैं इस प्रकार लिख देता हूँ। ये आंत है, ये आंत के भाग हैं। बड़ी आंत भी क्या होती है? 3 भागों में बटी है। सीकम जिसको अंधनाल भी बोल सकते हो, अंधनाल इसको बोलते हैं उंडुक। और उसके बाद में वृदांत्र और वृदांत्र के बाद में मलाशय और लास्ट का जो पार्ट होता है वो होता है गुद्दा, एनस। ये अपन ने पढ़े ग्रहणी भाग। इस प्रकार ये हमारी आहार नाल की जो लंबाई पूछे आपको, तो आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग 9 मीटर होती है। कहीं पर 9 से 10 मीटर भी दे रखा है, तो आपको 9 मीटर, लगभग कितनी? 9 मीटर। और इसको फीट में पूछे तो आपको बताना है 33 फीट। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए इधर मुख्य गुहिका में, देखो मुख्य गुहिका में जो ग्रंथि पाई जाती है आपको याद रखना है। मुख्य गुहिका में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। फिर उसके बाद में ग्रसनी भाग में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ग्रास नाल में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। आमाशय भाग में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? 2 नंबर जठरीय ग्रंथि जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक। क्या? गैस्ट्रिक।
क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथि। फिर छोटी आंत में कोई ग्रंथि है। अब जो छोटी आंत वाले भाग में या छोटे वाले आंत वाले भाग में एक ग्रंथि पाई जाती है, दो ग्रंथियां पाई जाती है इसी भाग में। एक तो पाई जाती है यकृत और एक पाई जाती है कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। इस प्रकार देखो, ये तो आहार नाल के भाग हो गए। आहार नाल के भाग को अपन देखो पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा। कौन कौन से आहार नाल, कौन से आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा ये आहार नाल होती है पेशी नलिका होती है। इसके जो प्रारंभिक भाग है उसको मुख और अंतिम भाग होती है उसको क्या बोलते हैं, गुद्दा बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है लगभग 9 मीटर होती है या 33 फीट होती है। फिर आपको पूछा है मुख, इसको कितने भागों में, देखो मुख गुहिका जिसको बकल कैविटी या माउथ कैविटी बोलते हैं, ग्रसनी फेरिंक्स बोलते हैं। और इसको 3 भागों में नासाग्रसनी, इसमें अंतरनासा छिद्र आकर खुलते हैं। मुख ग्रसनी, इस भाग में क्या होता है, मुख आकर खुलता है, मुख गुहिका खुलती है। और कंठ ग्रसनी होती है, कंठ जहाँ पर श्वसन मार्ग और ग्रसनी का जो संयोजन स्थल होता है उसको कंठ ग्रसनी बोलते हैं। और यहाँ पर 2 छिद्र होते हैं, एक तो निगल द्वार जिसको कहते हैं भोजन मार्ग, और एक होता है घाटी द्वार जिसको बोलते हैं श्वसन मार्ग। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा ग्रास नाल एक लंबी नलिका होती है। ये केवल माध्यम आमाशय तक भोजन को पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की लहर उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति, जिसके कारण भोजन क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है। आमाशय होता है, ये थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, इसको पेट बोलते हैं या उदर बोलते हैं। इसमें भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, इसमें वो होती है जठर ग्रंथि। और मुख गुहिका में जो ग्रंथि पाई जाती है उसको बोलते हैं लार ग्रंथि। फिर आता है आंत होती है। आंत को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत फिर 3 भागों में, ग्रहणी, अग्र क्षुदांत्र और क्षुदांत्र। फिर उसके बाद में बड़ी आंत को 3 भागों में, सीकम, वृदांत्र और मलाशय। और उसके बाद में कौन सी, गुद्दा। तो ये अपने पाचन तंत्र है। अपन इसका क्रम से अध्ययन करेंगे। आप छोटी कक्षाओं में ऐसे नहीं, पहले अपन आहार नाल पढ़ेंगे फिर पाचन, साथ के साथ अपन जहाँ पर जो भाग पाया था उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो ये आपके चार्ट बनाए, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और फिर इसके बारे में अब अपन क्या करेंगे, डिटेल से जानकारी लेते हैं। पाचन तंत्र। अब देखो आहार नाल का जो पहला भाग था, वो पहला भाग क्या था, मुख गुहिका या मुख ले लो, एक ही बात है, मुख गुहिका या मुख गुहिका में देखो क्या होता है। पहले अपन मुख गुहिका में पाई जाने वाली संरचनाओं के बारे में अपन चर्चा करें। तो देखो पहला जो पार्ट अपन बना लेते हैं, तालु। क्या है, तालु। फिर उसमें दूसरा पार्ट क्या है, जीवा। और तीसरा जो पार्ट है वो है दांत या टीथ। अपन इन तीनों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तालु होता है क्या है, क्या इसका काम होता है, ये अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तालु के बारे में पर चर्चा करते हैं। तालु होता है वो मुख गुहिका की छत बनाता है, ऊपरली भाग बनाता है। और तालु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखो तालु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, या पहले ये तालु का जो निर्माण होता है वो कौन कौन से अस्थियों से होता है। तो पहला जो होता है वो होता है मैक्सिला और प्लस पैलेटाइन। ये दोनों अस्थियों से मिलकर क्या होता है, तालु का निर्माण होता है। अब क्या होता है कि तालु होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कोमल तालु, सॉफ्ट प्लेट, और एक होता है कठोर तालु। देखिए कठोर तालु होता है
ये जो कठोर तालु होता है तो आप कह सकते हो कठोर तालु होता है वो इसका बना होता है। किसका कठोर तालु होता है? तो आप लिख सकते हो ये मैक्सिला और पैलेटाइन अस्थि का बना, पैलेटाइन अस्थि का बना होता है। आगे बात सुन, कठोर तालु होता है, आप जीभ को आप ऊपर की तरफ घुमाते हो तो आगे का जो भाग होता है जो लहरदार होता है अपने छत के ऊपर, तो ये होता है। इसका कार्य क्या होता है? कठोर तालु का कार्य होता है कि ये कठोर तालु होता है, ये भोजन को क्या है, भोजन को वापस बाहर आने से रोकता है। क्या होता है? भोजन को वापस बाहर आने से क्या करेगा? रोकेगा। कोमल तालु होता है, ये पेशीय संरचना होती है, पेशीय भाग होता है, ये लिख लो, ये क्या होता है? पेशीय भाग होता है। इसमें वी संरचना होती है, वी आकार की जो संरचना होती है उसको बोलते हैं यूला। क्या बोलते हैं? यूला। साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं विलम पैलेटाई, विलम पैलेटाइन। ये पैलेटाइन है, ये पैलेटाई है। तो यूला, अब आप देखोगे कि यूला होता क्या है, तो अपन सामान्य भाषा में या अपनी भाषा में इसको बोलते हैं कागलिया। क्या बोलते हैं? कागलिया। अब यूला है, इसका कार्य क्या होता है? देखिए इसका जो कार्य होता है कि भोजन, कार्य क्या होता है कि जो अपन भोजन करते हैं, भोजन करते समय अंतः नासा छिद्र को बंद कर देता है। क्या कर देता है? बंद कर देता है, जिससे भोजन क्या हो, अंतःनासा छिद्र में नहीं जाए। तो तालु देखो, जो तालु होता है, तालु दो प्रकार का होता है, कोमल तालु और कठोर तालु। कठोर तालु होता है वो मैक्सिला और पैलेटाइन का बना होता है, और कोमल तालु होता है ये पेशी अंग भाग होता है, इसमें वी आकार की जो संरचना होती है उसको यूला बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका कार्य पूछे तो भोजन करते समय अंतःनासा छिद्र को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। अंतःनासा छिद्र को बंद करेगा तो भोजन क्या होगा? अंतःनासा छिद्र में नहीं जा पाएगा, और इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं विलम पैलेटाई। ठीक है, यहाँ पर अपन ने तालु के बारे में चर्चा कर ली, और तालु कठोर और कोमल पढ़े अपन ने। कठोर का काम क्या है? भोजन को बाहर आने से रोकता है, और अंदर वाला जो पार्ट होता है जो मुलायम होता है वो अंतःनासा छिद्र को क्या कर लेता है? ढक लेता है। तो अब अपन बात करते हैं जीवा की। किसकी बात करते हैं? जीवा की। जीवा टंग, जीवा की बात करते हैं। तो देखो अपनी जीवा इस प्रकार की होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार इसका अंतिम पार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो भाग होता है, और ये एक हड्डी से जुड़ा रहता है। मैं इस हड्डी को इस प्रकार बना रहा हूँ अलग से दिखाने के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि जो ये हड्डी होती है, पूछा जाता है कि हमारी जो जीभ होती है वो कौन सी हड्डी से संबंधित होती है, जुड़ी हुई होती है? तो वो जुड़ी होती है कौन सी? हायोड अस्थि से, हायोड अस्थि से। फिर आता है कि जीवा को जोड़ने वाला, जीवा और हायोड अस्थि को जोड़ने वाला जो भाग होता है उस भाग का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है। इस भाग को कहते हैं फ्रेनुलम, फ्रेनुलम लिंगुअल, या फ्रेनुलम। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको? फ्रेनुलम। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार अपन इसकी संरचना बनाते हैं। ये इस प्रकार अपन संरचना बनाते हैं जीभ की। तो देखो इसके जो पार्श्व भाग होते हैं ये साइड है और ये साइड है। ये तो क्या करती है, आगे का जो भाग होता है ये मीठे का अग्रभाग, किसका? अग्रभाग मीठे का अनुभव कराती है। ठीक है, और ये क्या होता है,
जो साइडें होती है पार्श्व, ये नमकीन भाग का ज्ञान करवाती है, पार्श्व भाग दोनों तरफ, ये भी नमकीन का करवाएगी। कौन सा भाग? ये वाला जो भाग होता है ये क्या करता है? खट्टे का अनुभव कराता है, खट्टे का मध्य भाग कह सकते हो इसका। और ये वाला जो पार्ट है पश्चपाट, ये क्या होता है? कड़वे का, ये पश्च भाग कड़वे का करवाता है। अब देखो अपन अदरक वगैरह या लहसुन वगैरह जो खाते हैं उसकी जो झंझनाहट होती है वो हमें जब सबके बाद में महसूस होती है। इस भाग को क्या कहते हैं? इस पार्ट जो लाइन मैंने बनाई है, ये वाली लाइन, इस भाग को बोलते हैं गार्लिक भाग। यहाँ पर हमें किसका? प्याज, लहसुन आदि का क्या होता है? जो झंझनाहट लगती है वो यहाँ पर लगती है। तो इस प्रकार अपन बात कर रहे थे ये। अब देखो ये जो जीवा होती है वो पेशीय अंग होता है। क्या होता है? पेशीय अंग होता है, ठीक है। ये संवेदी होता है, संवेदी अंग होता है, संवेदी अंग होता है। तो इसका मतलब ये क्या है? स्वाद का क्या करवाता है? स्वाद का ज्ञान करवाता है, स्वाद का ज्ञान। ये स्वाद का ज्ञान किससे मिलता है? जीवा से। जीवा ये क्या है? संवेदी अंग। संवेदी अंग क्या होता है? जो सूचनाएं देती हो। पेशीय अंग एक पेशीय संरचना होती है, ये पीछे से जो हड्डी से या कह सकते हो मुख गुहिका के जो पृष्ठ से जुड़ी होती है उस भाग को क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम बोलते हैं। और किस हड्डी से जुड़ी होती है? हायोइड हड्डी से। हमारी जीवा और हायोइड हड्डी के मध्य का जो भाव होता है वो कम होता है, इसलिए जीव हमारी बाहर नहीं थी। कुत्तों में ये इनकी हड्डी और जीवा के बीच की जो दूरी होती है वो अधिक होने के कारण कुत्तों की जीभ क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है। तो अपन ही है। अब देखो इधर यहाँ पर छोटे छोटे सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है इस प्रकार की, इनको बोलते हैं टेस्टिंग बड, या ये कह सकते हैं ये इनको बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाओं को साइंस की भाषा में बोलते हैं पेपिली। क्या बोलते हैं? पेपिली। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवा में उपस्थित कौन सी संरचना जो हमें स्वाद का अनुभव करवाती है, तो हमें कौन सी? पेपली भाग। कौन सी संरचना है? पेपली। कौन सी संरचना? पेपली। तो ये अपने क्या हो गया? जीवा के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया? जीवा के बारे में हो गया। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि अपन ने पाचन तंत्र क्या होता है उसकी संरचना, उसके बारे में प्रोसेस के बारे में पढ़ा। फिर हम मुख गुहिका की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। मुख गुहिका में हमें तालु पढ़ा। तालु दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर एक कोमल। कठोर तालु होता है वो मैग्जिला और पैलेटाइन अस्थियों से निर्मित होता है और वो भोजन को बाहर आने से क्या करते हैं? रोकते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था कोमल तालु, ये पेशीय भाग होता है और इसमें वी आकार की पेशीय संरचना पाई जाती है जिसको यूला बोलते हैं, विलम पैलेटाई बोलते हैं। और उसका कार्य होता है वो क्या करती है? भोजन को अंतरनासा छिद्र से जाने से रोकती है। फिर अपन बात कर रहे थे जीवा, तो जीवा एक क्या है? पेशीय अंग होता है, संवेदी अंग होता है, स्वाद कलिकाओं को स्वाद का ज्ञान करवाती है। फिर अपन ने क्या जीवा की संरचना के बारे में पढ़ा। इसका अग्र भाग होता है मीठे का, पार्श्व भाग नमकीन, मध्य भाग खट्टे का और पीछे का पश्च भाग होता है वो किसका? कड़वे का ज्ञान करवाती है, ठीक है। और एक भाग होता है गार्लिक जहां पर प्याज और लहसुन का स्वाद या झंझनाहट महसूस होती है। तो अपन ने ये जीवा के बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे दांत के बारे में। किसके बारे में? दांत के बारे में। अपन अभी मुख गुहिका में चल रहे हैं। मुख गुहिका अब देखो मुख गुहिका का अगला जो पार्ट है वो है कौन सा? दांत। कौन सा है? दांत। दांत जिसको अपन क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं। देखो यहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं। देखो दांत का जो अध्ययन है, दांत का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं ओडेंटो अध्ययन। दांत का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ओडेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडेंटो या डेंटोलॉजी। ओ को साइलेंट कर दो तो डेंटोलॉजी कहते हैं। अब क्या होता है? दांत का जो निर्माण होता है, निर्माण वो किससे होता है? तो निर्माण होता है वो होता है किससे? ओडेंटोब्लास्ट। ओडेंटोब्लास्ट। देखो ओडेंटोब्लास्ट का मतलब होता है निर्माण। ब्लास्ट का निर्माण का अर्थ क्या होता है? निर्माण। डेंटो है ना, इनको हिंदी में बोलते हैं दंत कोशिकाएं।
दंत कोशिकाएं, क्या बोलते हैं, दंत कोशिकाएं। ठीक है, फिर आता है इसमें कि जो दंत कोशिकाएं होती है, दंत कोशिकाएं, इनके द्वारा एक पदार्थ स्रावित होता है। क्या होता है, एक पदार्थ स्रावित होता है जिसको बोलते हैं डेंटिन। क्या बोलते हैं, डेंटिन। क्या बोलते हैं, डेंटिन। और ये जो डेंटिन होता है, ये डेंटिन बना होता है CaCO3 प्लस Ca3PO4 होल 2, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और ये क्या होता है, दांत के निर्माण में सहायक होता है। अब देखिए इधर यही और यहाँ पर ये एक और कोशिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं इम्यूनोब्लास्ट या इम्यूब्लास्ट। क्या बोलते हैं, इम्यूब्लास्ट। इम्यूब्लास्ट से है ना एक पदार्थ स्रावित होता है जिसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। इनामेल होता है, इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट बताया गया है कि पूछा जाता है कि इनामेल होता है ये जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है। कठोरतम क्या है, पदार्थ है। देखिए कोई चीज़ कठोर कब होती है, देखो इसमें जो जल की मात्रा होती है, जल की मात्रा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें जो जल की मात्रा होती है वो 0% होती है। जल क्या होता है, 0%। क्या होता है, 0%। ठीक है, अब देखो अपन थोड़ा सा दांत की संरचना के बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो इस प्रकार की दांत होता है अपना, इस प्रकार का दांत होता है। ये मान लो तंत्रिका कोशिका है और ये रक्त नलिका है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना है। तो दांत को है ना तीन भागों में बांटा गया। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष। मध्य वाला भाग होता है वो कहलाता है गिरवा। और जो ये वाला पार्ट होता है, देखो ये मसूड़े, क्या है, मसूड़े। और ये मसूड़ों में जो भाग होता है इसको बोलते हैं मूल, रूट पार्ट। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो दांत होता है वो किसका बना होता है, डेंटिन का बना होता है। और इसके ऊपर जो आवरण होता है, सफ़ेद चमकीला पार्ट होता है, वो होता है किसका, इनामेल का। इनामेल किसका होता है, इनामेल का। और ये हमारे शरीर का सबसे या जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। जो दांत की जो गुहा होती है, दांत की जो गुहा होती है, इस गुहा को बोलते हैं पल्प गुहा। क्या बोलते हैं, पल्प गुहा। यहाँ पर देखो छिद्र होता है, ये छिद्र खुला रहता है। जब तक खुला रहता है तब तक दांत होता है, दांत क्या करता रहता है, वृद्धि करता रहता है। क्या करता रहता है, वृद्धि। जैसे ये छिद्र बंद हो जाता है तो इसको पोषण नहीं मिल पाता प्रॉपर रूप से और इसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो बचपन में क्या होता है, दांत का ये छिद्र खुला रहता है जिसके कारण ये वृद्धि करता रहता है। वयस्क अवस्था में या उम्र बढ़ने के साथ ये छिद्र धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और दांत की वृद्धि रुक जाती है। तो अपन ने पढ़ा दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी। इसका जो निर्माण, जो दांत का निर्माण होता है वो होता है ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं से। ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं क्या कहते हैं, दंत कोशिकाएं कहते हैं। और इनसे स्रावित पदार्थ क्या होता है, डेंटिन होता है। डेंटिन में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है जो इसको चमकीला और सफेद बनाता है। इनामेल होता है, इसके ऊपर पाया जाने वाला आवरण होता है जो इम्यूनोब्लास्ट का क्या, इम्यूनोब्लास्ट से निर्मित होता है। और ये जंतु जगत का सबसे कठोरतम भाग होता है। अब उसके बाद में अपन ये बात कर रहे थे, अब अपन पढ़ेंगे दांतों के किस प्रकार, मानव में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि दांतों कार्य के आधार पर दांतों कितने भागों में बांटा गया है और उसके बाद दांतों के क्या क्या कार्य हैं, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको देखते रहें। धन्यवाद।